a potential difference is applied across the ends of a copper wire. What is the effect on the drift velocity of the free electrons by number 1 increasing the potential difference? क्वेश्चन ये है कि हमने एक सर्किट के अंदर, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, हमने इस सर्किट के अंदर एक कंडक्टर, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, आप यूँ कह लें, हमने यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। हमने ये कहा कि हम पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें। मतलब हमारे पास यूँ कह लें एक वेरिएबल बैटरी है और वेरिएबल बैटरी की मदद से हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों हमने ये बात पढ़ी थी, E इज़ इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसमें हमने ये बात सीखी कि जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं, जब हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और ये E असल में क्या चीज़ होती है, E इज़ इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, आप असल में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स को बढ़ा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स बढ़ेगी ऑब्वियसली दे विल मूव विद हायर वेलोसिटीज। सो इसका कंप्लीट आंसर आप यूँ लिखेंगे कि एज बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ E, सो वी कैन से दैट इफ E इज ग्रेटर, so the velocity of the electrons moving in the circuit will increase, and this velocity of the electrons is called as drift velocity. So इस क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में कहा यह गया है decreasing the length and the temperature of the wire. अगर हम लेंथ और टेम्परेचर दोनों चीज़ों को कम कर दें, लेंथ कम करने से क्या होगा, ऑब्वियसली लेंथ कम करने से यही कुछ होगा कि आप जब उस कंडक्टर की लेंथ को कम करेंगे, ये फैक्टर जब आप कम करेंगे, E ऑटोमेटिकली फिर से इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात, R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। आपने लेंथ को कम किया है, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। दोनों बातें एट ए टाइम, दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। डेल्टा आर क्या चीज़ है, असल में लेंथ है ना, पोटेंशियल जो उसने ड्रॉप होना है पर यूनिट लेंथ ने। तो जब ये आप कम कर रहे हैं ऑब्वियसली E की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ के कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रुकावट कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, एट ए टाइम टेम्परेचर अगर जब आप कम करते हैं तो हम जानते हैं जब टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस भी कम होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो जब टेम्परेचर कम हुआ रेजिस्टेंस कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गई, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, कि अब उन्हें मूव करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डू बेंड्स इन द वायर इफेक्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बेंड्स मतलब अगर आपके पास एक वायर है, ये वायर है स्ट्रेट, एक वायर, इसी वायर को हम चेंज कर देते हैं कुछ इस शेप में, क्या ये बेंडिंग ऑफ वायर की वजह से क्या रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्या रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट होता है। तो इस पे हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा था R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। इस फार्मूले में कहीं पर बेंडिंग का कोई जिक्र ही नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन, रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। सो रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, resistance does not depend on bends in the wire। कि अगर वायर में स्ट्रेट है या उसी वायर में आप 100 बल डाल दें, 100 उसमें बेंड्स डाल दें, देयर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ लेंथ और एरिया का जिक्र है, और रो तो वो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उस तो कांस्टेंट है, उसका तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। सो इट विल, रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिक है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 डील कर रहा है
कार्बन कलर कोड रेजिस्टर्स के साथ। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो उसने कहा कि हमारे पास कार्बन कलर कोड रेजिस्टर है, डायग्राम आपके सामने बुक पर है। इस कार्बन कलर कोड रेजिस्टर के अंदर 4 कलर्स लगे हुए हैं। पहला जो कलर लगा है, फर्स्ट कलर यहाँ पर बनाया गया है, इट इज़ ब्राउन। सेकेंड कलर का जो बैंड है, इट हैज़ अ कलर ग्रीन। नेक्स्ट जो कलर का बैंड है, दैट इज रेड। एंड द लास्ट वन इज गोल्डन। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर गिविंग इन द फिगर्स ए एंड बी। ये है हमारी फिगर नंबर ए। अब हमने इसकी रेजिस्टेंस बतानी है। मैंने आपको पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस फाइंड करते वक्त पहला कलर, पहला नंबर, व्हाट इज द नंबर ब्राउन, हमने पढ़ा था ब्लैक ब्राउन। सो ब्राउन का नंबर होगा 1, ब्लैक का नंबर है 0। तो पहला कलर, पहला नंबर। नेक्स्ट ग्रीन, तो हमने इसके पढ़ा था रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। 2, 3, 4, 5, इसका मतलब ग्रीन का नंबर हो गया 5। तो दूसरा कलर, दूसरा नंबर। नेक्स्ट कलर कौन सा है, रेड। रेड के लिए तीसरा कलर, जो नंबर उतने जीरोस। ठीक है, कार्बन कलर कोड रजिस्टर को लिखते वक्त हमने कहा था पहला कलर, पहला नंबर, दूसरा कलर, जो दूसरा नंबर, तीसरा कलर, जो नंबर होगा उतने जीरोस। ब्राउन का अगर नंबर 1 है तो ब्राउन की जगह 1 लिखा, ग्रीन का नंबर 5 है तो 5 लिखा, और रेड तीसरा कलर है तो तीसरे कलर में जो नंबर उतने जीरोस। और एंड पे गोल्डन है तो गोल्डन के लिए हमने पढ़ा वो टॉलरेंस है, और गोल्डन के केस में दैट इज ±5%। नेक्स्ट अब हमने इस 1500 का 5% फाइंड करना है। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 5/100, सो इट विल बी इक्वल टू 75। दोनों जीरोस कैंसिल, 15 7 75। सो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस लिखें तो हम यूँ लिखेंगे 1500 with ±75. So the final range, it should be equal to 1425 to 1575। ये मतलब इस कार्बन कलर कोड की रेजिस्टेंस 1425 से लेकर 1575 के दरमियान है। नेक्स्ट इसी का दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से के अंदर जो कार्बन कलर कोड रजिस्टर बनाया गया है, इस कार्बन कलर कोड रजिस्टर के अंदर कलर स्कीम थोड़ी चेंज है। पहला कलर जो हमें मेंशन किया गया है, दिस कलर इज येलो। अब येलो का नंबर कितना है, 4। पहला कलर, पहला नंबर, तो पहला नंबर कितना आ गया, 4। नेक्स्ट है वाइट। अब वाइट इसी सीरीज में चेक करें तो वाइट आता है 9th नंबर पे। तो वाइट का नंबर बनता है 7, 8, 9। ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, तो वाइट का नंबर कितना है, 9। सेकंड कलर, सेकंड नंबर 9। नेक्स्ट कलर है ऑरेंज। ऑरेंज, सो ऑरेंज का नंबर कितना है, 3। ऑरेंज का नंबर 3, तो जो नंबर उतने जीरोस। ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर 3, और थर्ड कलर में जो नंबर होता है उतने जीरो, तो 1, 2, 3 जीरोस। और साथ लास्ट पे जो चौथा बैंड है दैट इज सिल्वर, और सिल्वर के केस में ±10%। द टॉलरेंस इन द केस ऑफ सिल्वर इज 10%। अब इस 49,000 का 10% कैलकुलेट करें तो 49,000 का 10% इक्वल होगा 49,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, इट इज 4900। सो 49,000 ±4900। अब 49,000 में से 4,900 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इट शुड बी इक्वल टू 45100। 45,100 माइनस नेक्स्ट चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है, यहाँ से लेकर 45,000
45,100 से लेकर इन दोनों को ऐड कर लें तो इट विल बी इक्वल टू 53,900। तो 7 यूनिट आप मेंशन करेंगे ओम, इधर भी आप यूनिट मेंशन करेंगे ओम, कि इतनी रेजिस्टेंस होगी इन दोनों कार्बन कलर कोड रेजिस्टर्स की। नेक्स्ट, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और इसका कॉन्सेप्ट पहले टॉपिक में भी डिलीवर किया कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से क्यों इंक्रीज करती है। तो हमने पढ़ा था कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कोई, और इस कंडक्टर की ये है लेंथ L। हमने कहा कि जब भी करंट पास करता है तो रियलिटी में करंट क्यों पास करता है, रियलिटी में करंट फ्लो करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस एटम का न्यूक्लियस जिस मटेरियल से ये वायर बनी हुई है, और ये न्यूक्लियस यहाँ पर ट्रिलियंस नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे इस वायर के अंदर। सो अब ये सारे का सारा सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल किस तरह मूव करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट करते हैं। दिस पार्टिकल विल ओनली वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन बिकॉज सॉलिड्स हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन। तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा कुछ यूँ, ये पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा, ये भी करेगा, ये सारे के सारे न्यूक्लियस वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से पास करना है और पास करके दूसरे एंड तक पहुँचना है, तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, हर न्यूक्लियस के साथ वो कोलिजन शो करेगा। हर न्यूक्लियस के साथ कोलिजन के दौरान उसकी जो स्पीड है वो कम होगी, उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। इट विल टेक बिट अ लॉन्गर टाइम टू पास थ्रू द सर्किट। क्यों? क्योंकि वो बार बार कोलाइड कर रहा है, कोलिजन की वजह से उसे टाइम लग रहा है, और यही चीज़ उसकी रेजिस्टेंस है। अब आप इस कंडक्टर को गर्म करना शुरू करते हैं। What if you start heating it? If you start heating it, then the first thing that will happen कि इसके जो मॉलिक्यूल्स, वो जो न्यूक्लियस के थे, वो न्यूक्लियस और तेज़ी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. Temperature increases the velocity of the molecules. We know it very well. We know that temperature is directly proportional to kinetic energy. So from here we can say that temperature is directly proportional to the square of the velocity. Molecule बहुत तेज मूव करेगा. Molecule जब बहुत तेज मूव करेगा तो अब इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगी. जब इलेक्ट्रॉन की कोलिजन बढ़ेगी अब मज़ीद ज़्यादा टाइम लगेगा, सो करंट कम होता चला जाएगा. तो सबसे पहली चीज़ आप इसमें ये लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में से पास करता है, इट कोलाइड्स विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एज न्यूक्लियस हैव्स अ वाइब्रेटरी मोशन. व्हेन वी हीट अप अ कंडक्टर, the vibratory motion becomes more violent of the nucleus of the wire. So if it becomes more violent, there will be more number of collisions in the electron and the nucleus of the atoms, hence the resistance of the circuit will increase and or the conductor will increase कि जैसे ही electrons की number of collision बढ़ेगी, resistance automatically increase हो जाएगी. Next is इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर अ फिलामेंट ओबेज ओहम्स लॉ और नॉट. हमने फाइंड ये करना है कि क्या कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं एक बल्ब का फिलामेंट ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता. ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस देखें तो ओहम्स लॉ की पहली लिमिटेशन थी V इज इक्वल्स टू आई आर, और इस V इज इक्वल्स टू आई आर में पहली लिमिटेशन ये थी दैट temperature must not change, temperature must not change, temperature should be constant, temperature should be constant. दूसरी चीज़ इसमें ये थी
physical state of the conductor does not change, physical state of the conductor does not change, कि कंडक्टर की फिजिकल स्टेट भी चेंज ना हो। अब होगा यूं कि जब हम किसी उस बल्ब में से करंट पास करेंगे तो करंट पास करने के ऊपर फिलामेंट हीट अप होगा, फिलामेंट हीट अप हो गया, पहली लिमिटेशन तो उसने क्रॉस कट कर दी ना, कि वो पहली लिमिटेशन को तो फुलफिल कर ही नहीं रहा। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर फॉरन इफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को, बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अभी समझाया। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस चेंज हो गई, रेजिस्टेंस तो इसमें कांस्टेंट थी, हमने तो यूं पढ़ा था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वेयर R इज इक्वल टू कांस्टेंट। R कांस्टेंट नहीं रहा, R चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस चेंज हो गई, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रही। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रही, ओहम्स लॉ अप्लाई होना बंद हो गया। दूसरा, फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज। ठीक है जी, हमने इतना गर्म नहीं किया कि वो मेल्ट नहीं किया, स्टेट चेंज नहीं हुई, लेकिन व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन द लेंथ, हमने पढ़ा था थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, थर्मल एक्सपेंशन होगी, थर्मल एक्सपेंशन के होने पर क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो थर्मल एक्सपेंशन के केस में जब लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई, और रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो व्हाट विल हैपन, रेजिस्टेंस एक मरतबा फिर कांस्टेंट नहीं रही, ओहम्स लॉ एक मरतबा फिर से फेल हो रहा है। तो बल्ब के केस में दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो एटम्स की जो मूवमेंट है वो मोर वायलेंट हो गई, तो वायलेंट मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन बढ़ेगी ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा। नंबर टू, दूसरा फ़र्क ये पड़ेगा कि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, वायर हीट अप होगी, तो हीट अप होने पर क्या होता है, हीट अप होने के ऊपर उस वायर की लेंथ इंक्रीज होगी, और इस चीज़ को हम नाम क्या देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। और इस थर्मल एक्सपेंशन के नतीजे में जब लेंथ लेंथ चेंज सेम ना रही, तो हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब लेंथ सेम नहीं रही, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रही, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी, ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 500 वॉट टू 20 वोल्ट। सो हमें वैल्यू गिवन है, पहली वैल्यू है पावर की, वॉट से मैंने प्रेडिक्ट की P1 इज इक्वल्स टू 500 वॉट टू 20 वोल्ट, V1 इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट। दूसरी तरफ डाटा गिवन है 100 वॉल्ट बल्ब, P2 इज इक्वल्स टू 100 वॉट 220 वोल्ट, V2 इज इक्वल्स टू 220। नहीं जी, यहाँ पर एक चीज़ तो कॉमन हो गई, V1 और V2 तो हो गए कॉमन, तो इनको तो मैं सेम ही लिख रहा हूँ, V लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। पूछा ये गया है कि हमारे पास दो बल्ब्स हैं, एक बल्ब है उसको हमने अटैच किया पावर सोर्स 500 वॉट, वोल्टेज 220, एक 100, दूसरा 100 वॉट, और इसके लिए वोल्टेज 220। किस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R। From here we can say that after cross multiplication you can say that R is equals to V square over P। V square तो दोनों के लिए सेम है, रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर के, तो इसका मतलब जिसकी पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या यूज़ किया, आपने कहा V सब दोनों के लिए सेम है, अब R का रिलेशन सिर्फ P के साथ देखना रह गया, तो P की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो P जब ज़्यादा होगा तो R कम हो जाएगा। सो आप यहाँ से भी इसका रिप्लाई कर सकते हैं,
आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, नो इश्यूज। आर इज इक्वल विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P1. From here you can say that R2 is equal to V square over P2. Replace the values. R1 will be equal to V square 220 square over P1. P1 के लिए वैल्यू 500 और यहाँ पर R2 will be equal to V square 220 square over P2 और P2 के लिए वैल्यू 100। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा यहाँ पे कैलकुलेटर। सो 220 स्क्वायर 220 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48400। R1 इज इक्वल्स टू 48400 ओवर 500। सो डिवाइडेड बाय 500 इट इज equal to 96.8. R1 is equal to 96.8 यूनिट ओम। यहाँ पर मूव करें, R2 is equals to 48400 डिवाइडेड बाय 100, जीरोस कैंसिल कर दें। सो R2 will be equal to 484 ohms। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन। तो यहाँ पर आप कह दें कि R2 में लोअर है और यहाँ पर हम ये कह दें कि R2 के केस में रेजिस्टेंस हायर। ठीक है, तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन है और मैंने इसका एक बिल्कुल प्रिसाइज मेथड भी आपको बताया। आप सिर्फ इनका फॉर्मूला कंपेयर कर दें तो वहीं से ये बात कर दें कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ पर P ज़्यादा होगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। एक ऐसे सर्किट को डिस्क्राइब करें जो मुसलसल पोटेंशियल को वेरी करेगा। ऑब्वियसली ये बात हो रही है एक वेरिएबल रेजिस्टर की, एंड वेरिएबल रेजिस्टर होता है जी रियोस्टैट। और रियोस्टैट के केस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम जब उस सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो हम उस सर्किट को कुछ यूँ ड्रॉ करते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इस दूसरे एंड पर हमने कनेक्ट कर दी एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है लेट्स से R। अब इस सर्किट को अभी तक हमने किसी एक्सटर्नल सर्किट से, सेकेंडरी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया। ये रेजिस्टेंस है R, ये पोटेंशियल पॉइंट A, इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर पॉइंट B। तो A और B के दरमियान में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल्स टू IR। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B विच इज इक्वल्स टू I इंटू R। नेक्स्ट, अब इस चीज़ में मैं करंट की वैल्यू लिखूं तो करंट को हम लिख सकते हैं I विल बी इक्वल टू V ओवर R। I विल बी इक्वल टू V ओवर R। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल सर्किट, हम एक और यहाँ से कनेक्शन देते हैं पॉइंट C के ऊपर, और यहाँ कहीं पर हमारा पॉइंट C है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो हम कह देते हैं जी A से C तक जो रेजिस्टेंस है वो है R। तो A से C तक जो पोटेंशियल होना चाहिए ड्रॉप दैट शुड बी इक्वल टू V AC इज इक्वल टू V IR। सो मैं R को यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो इट विल बी इक्वल टू V IR, V ओवर R इंटू R, और I इंटू R किसकी इक्वल होगा? V AC। सो ये है वो सर्किट जो हमें वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इस R को बढ़ाते चले जाएंगे ये VAC की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी कि जैसे जैसे R बढ़ेगा वो पोटेंशियल का ड्रॉप जो अगेंस्ट द पॉइंट A एंड C होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब ये है कि बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि वाई इन अदर सेंस में ये कहूँ तो ये बात है
कि वाई वोल्टेज इज़ ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, कि जब हम किसी सर्किट में से किसी बैटरी में से करंट को ड्रॉ करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हमें मिलता है जबकि ईएमएफ हमें ज़्यादा मिलती है। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी बैटरी की बात करते हैं तो उसमें ईएमएफ इक्वल होती है I इंटू आर प्लस वी। सर्किट के अंदर I इंटू आर प्लस वी, ईएमएफ इक्वल होती है इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू करंट प्लस वोल्टेज, ठीक है, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। और यहाँ से अगर हम V फाइंड करें तो V विल बी इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि अगर आपने सर्किट में से करंट को ड्रॉ किया तो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी value of V is less than E, ठीक है, कि चूंकि आपको पता है कि इस बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से V की वैल्यू E के मुकाबले में कम होगी। सो इस चैप्टर की एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस, कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज़ है और ये किस तरह एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में हमें हेल्पफुल होता है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, ये तो है उसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है, उसके बाद आपने प्रिंसिपल लिख दीजिएगा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स सेकंड रूल, कि किरचॉफ्स के हम सेकंड रूल को यूज़ करके हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम इसकी डायग्राम पे चलें तो हमने इसकी डायग्राम में कुछ यूँ पढ़ा था कि हमने यहाँ पर टोटल लूप्स ड्रॉ किए थे 4, टोटल हमने रेजिस्टेंसेस यहाँ पे सर्किट में लगाई थी 4 रेजिस्टेंसेस थी। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने लगाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस थी R1, यहाँ पर हमने जो रेजिस्टेंस अटैच की, यहाँ पर रेजिस्टेंस थी R2, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने अटैच की सर्किट में R3, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस अटैच हुई दैट वाज R4, और यहाँ से हमने कनेक्ट किया था इसे सामने के टर्मिनल से विद द हेल्प ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर बीच में एक गैल्वेनोमीटर भी है, और इस एक्सटर्नल सर्किट को हमने क्लोज किया था बाय यूजिंग अ बैटरी। और यहाँ पर जब हमने बैटरी यूज़ की तो हमने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और यूँ हमने सर्किट को क्लोज किया, और यहाँ पर एक था स्विच। सो ये पूरा सेटअप करने के बाद जब इस सर्किट का करंट I1 और इस सर्किट का करंट I2 जब ये आपस में इक्वल होंगे, व्हेन I1 विल बी इक्वल टू I2, द डिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू 0, कि जब I1 I2 के इक्वल होगा गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 पर होगी। और किरचॉफ के रूल से जो दो इक्वेशंस बनेंगी बिटवीन द पॉइंट्स A, B, C एंड D, यहाँ पर दो लूप्स हैं, लूप नंबर 1 ABDA, लूप नंबर 2 BCDA। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो एंड रिजल्ट हमारे पास आता है R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू R3 ओवर R4। अब इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अननोन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इन केस इन चारों में से कोई एक रेजिस्टेंस हमारे लिए अननोन है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इफ़ R4 इज इक्वल्स टू Rx विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कि हमारे पास R4 अननोन है, तो हम फॉर्मूला R4 के लिए कुछ यूँ लिखेंगे, R4 विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3 ओवर R1। सो ये तरीक़ेकार है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो ये थे जी हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इसमें आज चलते हैं हम